जय हिंद स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ समंक से क्या मतलब है, समंक किसको कहते हैं, समंक के प्रकार और जो प्राथमिक समंक है और द्वितीयक समंक में अंतर, उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और एक एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर नहीं किए हैं तो उन्हें भी बता दें, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं जो समंक क्या होता है। तो समंक किसी भी अनुसंधान की क्या होता है, कच्ची सामग्री। ये ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। मैं जो थ्योरी बता रहा हूँ इस थ्योरी में आपको ट्रू और फॉल्स की भी सही सही जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समंक ही प्रत्येक अनुसंधान एवं खोज की आधारशिल होता है। यानी कोई भी जो आप रिसर्च करेंगे, आप कोई भी जो बात को ढूंढेंगे तो समंक जो है ना उसका आधार है, बेसिक है। बिना समंक के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और किसी भी अनुसंधान की रिसर्च की जो समंक होता है ना वो कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल होता है। बिना रॉ मटेरियल का आप कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो समंक उतना ही जरूरी है जितना किसी भी वस्तु के निर्माण में सामग्री। समंक संख्यात्मक तथ्य के रूप में होते हैं जिनमें अपने आप में विश्लेषण हेतु सूचनाएं छिपी होती है। यानी कि समंक जो होता है वो संख्या में होता है और उसके ही आधार पर कोई भी विश्लेषण किया जाता है, कोई भी रिसर्च किया जाता है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर बॉले ने कहा है कि समंक तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है। बॉले ने कहा है समंक तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है, उन्हें अनुसंधान के किसी विभाग द्वारा एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अनुसंधान के लिए आयोजन कर लेने के बाद किसी सांख्यिकीय को समंकों का संकलन करना होता है। समंकों का संकलन करना अनुसंधान की वास्तविक कार्यवाही का प्रथम चरण होता है, संकलन करना। जैसे देखिए जनगणना होता है तो बहुत सारे आप लोगों ने देखा तो होगा ही लेकिन याद नहीं होगा, क्योंकि 2011 में जनगणना हुआ था। तो उसमें घर घर आते हैं, पूछते हैं जो बताइए आपके घर में कितने मेंबर हैं, किस एज के हैं, उसके बाद क्या आमदनी है, कितना आपका दैनिक आमदनी है, सब कुछ पता किया जाता है, ठीक है। तो वो समंक को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ही कोई निर्णय पर पहुंचा जा सकता है जो बिहार में गरीबी की क्या स्थिति है, देश की गरीबी की स्थिति क्या है, किसका पढ़ाई का स्तर क्या है। तो ये फर्स्ट चरण जो है ना समंक को इकट्ठा किया जाता है। समंकों के संकलन में विशेष योग्यता, अनुभव एवं सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए आप सबको पता होगा जो यह काम शिक्षकों को ही दिया जाता है, ठीक है। शिक्षक ही सारा काम करते। समंक के प्रकार, समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक समंक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी समंक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, ये ट्रू और फॉल्स में भी आपको बताया गया था। ये वे समंक है जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करते हैं, फर्स्ट टाइम। जैसे घर घर आए टीचर, आपसे पूछा सर आपके घर में कितने मेंबर हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है, आपका आमदनी का क्या स्रोत है, आप कृषि पर डिपेंड हैं या आप जॉब करते हैं, तो उसी के आधार पर आगे कोई विश्लेषण किया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम इकट्ठा होता है प्राथमिक समंक, ठीक है। प्रथम बार संकलित होने के कारण इन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। प्राथमिक मतलब फर्स्ट टाइम। होरेस सेक्राइस्ट के अनुसार प्राथमिक आंकड़ों से यह आशा है कि वे मौलिक हैं। देखिए ये भी ट्रू और फॉल्स में पूछा गया बहुत बार, अर्थात जिनका समूहीकरण बहुत ही कम या नहीं हुआ है। घटनाओं का अंकन या गणन उसी प्रकार किया गया जैसा पाया गया, मतलब ठीक आपने उतार दिया। मुख्य रूप से वो क्या है, कच्चे पदार्थ है, रॉ मटेरियल। यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण के विषय में प्रथम बार नए सिरे से आंकड़े एकत्र करता है तो संकलित सामग्री के लिए प्राथमिक कहलाएगी, जो आपको मैंने बता ही दिया था पहले। द्वितीयक समंक जो सेकेंडरी, ये वे समंक है जिनका संकलन पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है, मतलब इसका संकलन हो चुका है। जैसे टीचर संकलन करके जाके रिपोर्ट दे देंगे, उसके आधार पर फिर से कोई व्यक्ति उसका विश्लेषण करेंगे तो द्वितीयक समंक हो जाए, क्योंकि सेकेंड टाइम इसका उपयोग हो रहा है।
और अनुसंधानकर्ता उनको ही अपने प्रयोग में लाता है। यहाँ यह संग्रहण नहीं करता वरन किसी अन्य उद्देश्य के लिए संकलित सामग्री को जो जमा किया गया है उसको ही प्रयोग में लाता है। उदाहरण के लिए अगर यदि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा प्रकाशित विदेशी आयात निर्यात के समंकों का प्रयोग भुगतान संतुलन ज्ञात करने के लिए करता है तो यहाँ आयात निर्यात के समंक उसके लिए द्वितीयक समंक होंगे। ये आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, आप मैंने जो भी उदाहरण दिया जनगणना वाला वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्राथमिक और द्वितीयक समंक में जो अंतर है वो देख लेते। पहला तो प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एकत्र होते हैं, जबकि द्वितीयक समंक जो होते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं। तो अंतर तो बहुत आसान, ये मौलिक होते हैं, मौलिक नहीं होते हैं। क्योंकि मौलिक होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम एकत्र होते हैं, ये मौलिक नहीं होते क्योंकि ये सेकेंड टाइम इसका उपयोग होता है, ठीक है। प्राथमिक समंक कच्चे माल की भांति होती है, यानी कि प्राइमरी जो है डेटा वो क्या होता है, रॉ मटेरियल, लेकिन यहाँ पे निर्मित माल की भांति होता है, यानी कि आपको पहले से तैयार है, आपको सिर्फ उसे अपने सुविधा के अनुसार अपने उद्देश्य के अनुसार काम करना है। तीसरा प्राथमिक समंक अनुसंधान के उद्देश्य के सर्वथा अनुकूल होते हैं, इन्हें बिना किसी संशोधन के काम में लिया जा सकता है। लेकिन द्वितीय समंक किसी दूसरे उद्देश्य से एकत्रित किए हुए होने के कारण वर्तमान उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते हैं, इन्हें काम में लेने से पहले आवश्यक संशोधन करने पड़ते हैं। क्योंकि ये जो इकट्ठा किया रहता है किसी और उद्देश्य से, आप अब कोई और उद्देश्य पे काम कर रहे हैं तो इसमें आपको संशोधन करना ही पड़ेगा। चौथा जो है प्राथमिक समंकों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम व धन की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक समंक में ऐसा नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। पांचवा जो है प्राथमिक समंकों के प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्राथमिक समंक का जो उपयोग होता है उसमें कोई सतर्कता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सतर्कता की आवश्यकता होती है। प्राथमिक समंक में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है, तो जो संग्रह करते हैं उनका होता है, वो सही और गलत। और यहाँ पे तो इनके जिम्मेदारी के साथ इनका भी जिम्मेदारी होता है, अगर ये गलत करके ला लिए तो इनका भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि प्राथमिक और द्वितीयक समंक में उपर्युक्त विवरण के अनुसार अंतर किया जा सकता है, परंतु इनके बीच पाया जाना वाला अंतर मुख्य रूप से केवल अवस्था का है। एक ही प्रकार के आंकड़े एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक, दूसरे के लिए द्वितीयक बन जाती है। आपको थ्योरी में मैंने ट्रू और फॉल्स में बताया था। जैसे भारतीय जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए प्राथमिक हैं, परंतु अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए द्वितीयक होंगे। प्राथमिक व द्वितीयक समंकों में भेद केवल अंशों का है, जो समंक एक पक्ष के लिए द्वितीयक है वे ही अन्य पक्ष के लिए प्राथमिक होंगे, ठीक है। चलिए प्राथमिक समंक के गुण क्या है, तो शुद्धता। इसमें शुद्धता इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट कोई व्यक्ति काम करते हैं, ऊपर में मैंने आपको बताया। इस समंक का सबसे बड़ा गुण इसकी शुद्धता एवं मौलिकता है। ऐसा मुख्यतः अनुसंधानकर्ता द्वारा कार्य क्षेत्र में स्वयं उपस्थित रहने का कारण होता है। शुद्धता क्यों होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति डायरेक्ट डेटा कलेक्ट करता है। लेकिन द्वितीयक में क्या होता है, तो किसी ने डेटा कलेक्ट किया, यानी कि प्राथमिक समंक को किया, फिर उससे वो काम में लेता है। दूसरा विस्तृत सूचनाओं की प्राप्ति, आपको जो जो सूचना चाहिए आप वहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में हैं। तीसरा लोचदार प्रणाली, यह प्रणाली लोचकता का गुण लिए हुए भी होती है। इसी कारण अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके मनचाही सूचना प्राप्त। सार्थकता, इस प्रणाली में सूचना देने वालों से अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है, फलतः सार्थकता भी बढ़ जाती है। इसका गुण दोष जो है ना, दोष वो क्या है, सीमित क्षेत्र, इसका क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि विस्तृत अनुसंधान क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अपव्यय, धन का खर्चा ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लगता है, पक्षपात हो सकता है। आप किसी को जानते हैं, किसी से आपको वैरता है तो इन पक्षपात हो सकता है, भ्रमात्मक निष्कर्ष भी आ सकता है। द्वितीयक समंक के गुण क्या है, तो ये सरल और सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसमें कार्य शीघ्रता है, आसानी संपन्न किया जाता है, क्योंकि किसी ने तो फर्स्ट काम करके ही दिया है, आपको बस उसे प्रयोग में लाना है। दूसरा, यह प्रणाली मितव्ययता का गुण लिए भी होता है, यानी कि कम खर्चीला भी होता है, धन और श्रम और समय का बचत होता है। इस प्रणाली का क्षेत्र विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इसका गुण भीतरी विशेषज्ञों की संपत्ति भी प्राप्त होती है। बस चलिए दोष क्या है, तो इस प्रणाली में सूचनाएं समस्या से परोक्ष संबंध रखने वाले से प्राप्त की जाती है, जिस कारण परिणाम अशुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें ये समझिए जो कोई डेटा कलेक्ट किया है उस पर आपको काम करना है, जिससे क्या होता है, तो गलती की संभावना बढ़ जाती है, यही इसका दोष है।
तो चलिए, प्राथमिक समंक द्वितीयक समंक में अंतर, प्राथमिक समंक के गुण दोष समंक को आपने जाना। अब हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।